हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। हम श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स की बात कर रहे थे। और बेसिकली एक जो हमारे डिस्कशन में एक पॉइंट आया था कि टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो है वो तो लीनियर है, तो उसके सॉल्यूशंस को सुपरपोज किया जा सकता है, ओके। लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं है, तो उसके सॉल्यूशंस को सुपरपोज नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट एक बहुत ट्रिवियल केस था डिजेनरेसी का, एक्सट्रीम केस सॉरी, ओके। सुपरपोजिशन नहीं हो सकता है आप स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस का सुपरपोजिशन करके एक और स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं, ओके। बट देयर इज़ समथिंग सिमिलर टू दिस, इसे सुपरपोजिशन नहीं कहना चाहिए, बट उसका डिस्कशन करते हैं। बेसिकली ये जो पॉइंट है इसका मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक्सपेंशन ऑफ एन आर्बिट्री फंक्शन, ओके। और ये फंक्शन बाद में वैसे इटसेल्फ वेव फंक्शन भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन लेकिन ध्यान लिखना करना पड़ेगा। मैं इसे वेव फंक्शन लिखना अवॉइड कर रहा था, लेकिन ये वेव फंक्शन का मतलब एनर्जी आइगन स्टेट नहीं है, ओके। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये थोड़ा आगे ही क्लियर होगा, अभी के लिए चाहे तो आप ये सोचिए आर्बिट्री फंक्शन, ओके। एनर्जी आइगन फंक्शंस 5 A1 5 1 प्लस A2 5 2 टाइप के स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्ट करूँगा, पर वो अगेन एक एनर्जी आइगन स्टेट नहीं होगी, वो कोई जनरल फंक्शन हो सकता है, ओके। तो उसी की मैं बात करूँगा। तो मैं पहले यहाँ पे जो एग्जांपल स्टार्ट करूँगा, एक वेल नोन एग्जांपल जिससे आप परिचित हैं। मैं वेक्टर्स की बात करूँगा 2D में, आप 2 डायमेंशनल प्लेन में है, से कॉपी का ही प्लेन जो है, से फॉर एग्जाम्पल। उसमें भी पहले मैं एक कंसेप्ट की बात करता हूँ, इसका अभी इससे रिलेशन नहीं, ये जनरल एक वो है लीनियर इंडिपेंडेंस। माना आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं x1 x2 x3 अप टू xn, एक ही तरह की क्वांटिटीज़ हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, मैं ये भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ ये किस तरह की क्वांटिटीज़ हैं। ये वेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये मैट्रिसेस भी हो सकती हैं, ये फंक्शंस भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, ओके। तो हम कहते हैं ये सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट, या लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है ये सेट। उसको चेक करने की कंडीशन ये होती है, आप ये कीजिए, इस सेट के फर्स्ट एलिमेंट को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए A1 से, और x2 को सम अदर कोफिशिएंट A2 एंड सो ऑन AN xn, और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को आप ज़ीरो बनाने की कोशिश कीजिए। जिस सेट को आपने चेक करना है कि क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है, तो उसका इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिए और उसको ज़ीरो बनाने की कोशिश कीजिए, एक लीनियर एक्सप्रेशन को। इस एक्सप्रेशन को जीरो बनाने का एक तरीका तो बहुत ट्रिवियल है, आंख बंद करके भी आप ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अगर आप A1 A2 A3 A4 इन सारे कोफिशिएंट्स को जीरो ले लें तो ये जीरो बन जाता है। बट इस ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा, जिन्हें हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहेंगे, नॉन ट्रिवियल का मतलब जब सारे के सारे ये जीरो नहीं है, ट्रिवियल सॉल्यूशन में सारे कोफिशिएंट जीरो हैं, नॉन ट्रिवियल में भी कुछ तो जीरो हो सकते हैं पर सारे के सारे जीरो ना हो। अगर आप इस एक्सप्रेशन को जीरो बनाने का कोई और तरीका ऐसा ढूंढ सकते हैं, कोई और सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं A1 A2 A3 के लिए जो इस एक्सप्रेशन को जीरो बना देता है, तो हम कहते हैं कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहेंगे उसे तब, ओके। सो द कंडीशन इज, आपके पास कोई भी क्वांटिटीज़ हों, n नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, आप उनका इस तरह का एक लीनियर एक्सप्रेशन को जीरो सेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एकमात्र सॉल्यूशन ये पता लगता है कि हाँ केवल इस तरीके से इसको जीरो बनाया जा सकता है कि सारे कोफिशिएंट्स आपको जीरो ही लेने पड़ेंगे, तब आप कहेंगे ये सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर इसके अलावा कोई और तरीका आपको मिल जाता है तो तब इस सेट को कहेंगे आप लीनियरली डिपेंडेंट। इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज़ डिपेंडेंट, ओके। ये चीज़ अभी आगे थोड़ा और क्लियर होगी। से हम 2D स्पेस की बात करते हैं। माना एक मैंने इतना सी ये दिखाया, जो शेडेड पार्ट दिखाने का मेरा सेंस है, ये 2 डायमेंशनल हमारा प्लेन है, ओके। स्पैनिंग 2D स्पेस, स्पैनिंग का मतलब एक तरह से आप सोच सकते हैं, माना ये हमारा ओरिजिन है, आपने ओरिजिन भी आर्बिट्री होता है, पर सेम इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन मार्क किया, इस पॉइंट से चल के मूव करके मैं इस 2D स्पेस में कहीं भी पहुंचना चाहता हूं, से यहाँ भी, यहाँ या यहाँ किसी भी पॉइंट पे मैं रीच करना चाहता हूं, तो यही हमारा स्पैनिंग से सेंस होगा, ओके। आप जानते हैं 2 डायमेंशन में कोई भी आर्बिट्री वेक्टर भी हो, आप उसको AI प्लस BJ की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई यूनिट वेक्टर, आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का यूनिट वेक्टर I और वाई एक्सिस के अलॉन्ग का यूनिट वेक्टर J, और तब कोई भी आर्बिट्री वेक्टर हो, माना ये जो पोजीशन है, ये वो पोजीशन जिसको मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो इस पोजीशन तक पहुँचने का जो हमारा वेक्टर है वो यही तो है। तो ये वेक्टर कैसे बनेगा, इतना डिस्प्लेसमेंट x के अलॉन्ग करो और इतना डिस्प्लेसमेंट y के अलॉन्ग करो, या इतने यूनिट्स I यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग चलो और इतनी यूनिट्स J यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग चलो, तभी तो बनेगा ये। स्पैनिंग का यही सेंस है। तो इस 2 डायमेंशनल प्लेन को स्पैन करने के लिए मैं I और J का इस्तेमाल कर सकता हूँ। I और J का इस्तेमाल करने का मतलब ये है, मैं जो भी डिस्प्लेसमेंट करूँगा वो या तो I की डायरेक्शन में होगा, 1 टाइम्स I या 2 टाइम्स I या 2.7 टाइम्स I या -5 टाइम्स I, सम मल्टीपल ऑफ I, सम मल्टीपल ऑफ I मतलब I के पैरेलल। तो या तो मेरे डिस्प्लेसमेंट केवल I के पैरेलल होंगे,
या मेरे डिस्प्लेसमेंट होंगे जे के पैरेलल। लेकिन अगर मैं केवल यही दो डिस्प्लेसमेंट भी कर सकता हूँ आई और जे के पैरेलल, तभी भी मैं इस स्पेस के किसी भी पॉइंट पे पहुँच सकता हूँ। मुझे यहाँ पहुँचना है, माना इस पॉइंट पे पहुँचना है, तो इतनी यूनिट्स आई के अलॉन्ग चलो, पॉसिबली दिस माइट बी से -3.5 आई, और इतनी यूनिट्स जे के अलॉन्ग चलो, से -5.7 टाइम्स जे, हो गया, पहुँच गए। तो इस स्पेस का स्पैनिंग का सेंस यही है। इस स्पेस के कहीं भी पहुंचने का एक्चुअली मतलब है इस स्पेस के किसी आर्बिट्री वेक्टर को आप आई और जे से मिला के लिख सकते हैं। इस फॉर्म में हम लिखते ही हैं, 2 डायमेंशन में किसी भी आर्बिट्री वेक्टर को लिखने के लिए आई और जे सफिशिएंट है। इन आई और जे के टर्म में हम किसी भी वेक्टर को लिख रहे हैं, इसलिए इन आई और जे को हम कहते हैं बेस वेक्टर। ये हमारे बेस वेक्टर्स हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस में आप इन्हें यूज़ करते आए हैं। ये बेसिकली बेस वेक्टर हैं। बाकी सारे वेक्टर्स इनकी मदद से लिखे जा सकते हैं, आपको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो ये जो सेट है, इस कर्ली ब्रैकेट में सेट्स के लिए यूज़ करूँगा यहाँ पे, ये जो सेट है ये 2 वेक्टर्स का, और ये यूनिट वेक्टर्स भी हैं, पर ये 2 वेक्टर्स का जो सेट है ये क्या है, बेस वेक्टर। अब जरा चेक करते हैं क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है आई और जे, इस क्राइटेरिया के हिसाब से। जैसे मैंने कहा था ना n क्वांटिटीज़ हैं, इस समय क्वांटिटीज़ का मतलब एक क्वांटिटी आई है और एक दूसरी क्वांटिटी जे है। ओके, क्या ये जो चीज़ें हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं? ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। a1 टाइम्स आई प्लस a2 टाइम्स जे को हम जीरो सेट करने की कोशिश करते हैं, जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। a1 टाइम्स आई प्लस a2 टाइम्स जी को जीरो सेट करने का केवल एक ही तरीका है, a1 भी जीरो हो, a2 भी जीरो हो। ओके, क्योंकि इसको मैं अगर क्वालिटेटिवली कहूँ, आई के असर को जे कैंसिल नहीं कर सकता है, और मैंने यहाँ पे फुली भी लिखा है, फुली आगे क्लियर होगा। बट बेसिकली अगर आप वेक्टर की लैंग्वेज में कहें, आप यहाँ से कैसे आर्ग्यू करते हैं, आप कहते हैं a1 आई प्लस a2 जे बराबर है 0 आई प्लस 0 जे, राइट हैंड साइड का 0 ऐसा है, और आई का कंपोनेंट आई के बराबर होगा, जे का जे के बराबर, इसका मतलब a1 बराबर 0, a2 बराबर 0। इस कंडीशन को इस समय सेटिस्फाई करने का, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करने का केवल ट्रिवियल वाला तरीका है। और जब केवल ट्रिवियल वाला तरीका होता है तो ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो आई और जे जिनको हम बेस वेक्टर्स कह रहे थे, जिनकी मदद से हम अपने पूरे 2 डायमेंशनल स्पेस को स्पैन कर सकते हैं, कहीं भी 2 डायमेंशनल प्लेन में मैं पहुंच सकता हूं अगर मैं अपने डिस्प्लेसमेंट केवल आई और जे के पैरेलल रखूं। तो ये जो है ये सेट एक्चुअली क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, तो बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की जरूरत क्या पड़ रही है, अगर देखें ये जनरल आर्ग्यूमेंट मैं कर सकता हूँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की मदद से आप इस 2 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी जा सकते हैं। ओके, यस, अच्छा, वन थिंग। लेकिन अगर मैं आई और जे के बजाय 2i और 7j को लेता, अगर मैं अपने बेस वेक्टर्स 2i और 7j को लेता था, 2i और 7j क्या है, 2i आई की डायरेक्शन का वेक्टर है लेकिन दुगनी लेंथ का है, 7j जे की डायरेक्शन का है और 7 यूनिट्स का है। अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट लूँ, ये 2 मेरे फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट्स हों, तभी मैं अपने 2 डायमेंशनल प्लेन को पूरा कवर कर सकता हूँ। ओके, आप 2i के अलॉन्ग कुछ लेंथ चलिए, कुछ लेंथ 7j के अलॉन्ग चलिए। ओके, देखो मेन चीज़ यहाँ है, 2 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट पे पहुँचने के लिए आपको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस चाहिए। ये मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड तो आप स्केलिंग फैक्टर करके इसके साथ ai या b टाइम्स ये अप्लाई करके, a टाइम्स 2i प्लस b टाइम्स 7j अप्लाई करके आप कोफिशिएंट्स की वैल्यू को कितना भी बना सकते हैं। मेन चीज़ है डायरेक्शन। तो इनफैक्ट वेक्टर्स का जो बेस वेक्टर्स का मेन रोल है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। लेकिन एज अ सेट अगर इसे देखें, ये सेट जो है अगर मैं इसे ग्राफिकली दिखाऊं, ये आई ये है, 2i ये है, ऐसी j 7j, अगर मैं इन 2 डायरेक्शंस के अलॉन्ग मोशन कर सकता हूँ तभी भी मैं किसी भी पॉइंट पे पहुँच सकता हूँ। तो ये भी मेरे बेस वेक्टर की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल सेट जो ij था और अब सेट 2i 7j, इनमें डिफरेंस क्या है? ओरिजिनल सेट में i डॉट i1 j डॉट j1 बेस वेक्टर्स का आपस के साथ खुद के साथ प्रोडक्ट 1 और दूसरे के साथ i डॉट j 0 डॉट प्रोडक्ट। इस सेट में खुद के साथ पहले वाले का डॉट प्रोडक्ट 2i का 2i के साथ 4, 7j का 7j के साथ 49। लेकिन हाँ, यहाँ भी 2i और 7j आपस में क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। ज्योमेट्री में आप इसे कहते हैं ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, ऑर्थोगोनल जिसे हम कहते हैं। i और j भी ऑर्थोगोनल थे और 2i और 7j भी क्या है, ऑर्थोगोनल। लेकिन उसके अलावा i और j नॉर्मलाइज्ड भी थे। अगर डॉट प्रोडक्ट 1 बन रहा है तो हम वेक्टर को कहते हैं ये वेक्टर नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज का मतलब जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स पे कह रहे हैं इंटीग्रल का 1 होना, नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज करने का, वेक्टर को नॉर्मलाइज करने का मतलब वेक्टर की जगह उसके यूनिट वेक्टर की बात करना। तो ये दोनों सेट ऑर्थोगोनल तो हैं, ये दोनों ऑर्थोगोनल है आपस में। ऐसी आई और जे भी ऑर्थोगोनल है। लेकिन आई और जे वाले सेट का एक एडवांटेज और है कि वो सेट नॉर्मल भी है, नॉर्मलाइज्ड भी है। नॉर्मलाइज मतलब खुद के साथ जब इंटीग्रल लेते हैं तो इन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 1। तो ऑर्थोनॉर्मलिटी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आएगा। क्यों ऑर्थोनॉर्मलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है?
मैं बेसिकली टू डायमेंशनल स्पेस को स्पैन करना चाहता हूँ। टू डायमेंशनल स्पेस में मैं किसी भी वेक्टर को दो बेस वेक्टर्स के सम के रूप में लिखना चाहता हूँ। ओके, ये बेस वेक्टर कोई ज़रूरी नहीं थे कि मैं ये और ये ही लेता, आई और जे ही लेता। मैं बेस वेक्टर ये और ये भी ले सकता था। इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं इन दो डायरेक्शंस के अलॉन्ग भी मोशन करूँ, केवल इन दो डायरेक्शंस के अलॉन्ग, आपको मैंने ये परमिशन दी है, या तो आप इस लाइन के अलॉन्ग चलोगे, इस लाइन के अलॉन्ग आप कितना भी चल सकते हो, 1 स्टेप या 2 स्टेप या 1.6 स्टेप, कितना भी, या आप इसके अलॉन्ग चलोगे, इस दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग, इसका 1 गुना या 2 गुना या 2.7 गुना या -5 गुना। लेकिन अगर आप केवल ये दो डायरेक्शंस पकड़ के चलें, तभी भी आप इस स्पेस में किसी आर्बिट्री पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। मैं जस्ट आपको ज्योमेट्रिकली बताने की कोशिश करता हूं, क्या मैं इस पॉइंट पे केवल इन दो वेक्टर्स की मदद से पहुंच सकता हूं? वेरी इजीली। ये जो वेक्टर है, इसके पैरेलल अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊँ, इस पॉइंट से जो होके गुजर रही है, वो लाइन कुछ ऐसी बनेगी, समथिंग लाइक दिस। अब अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूँ और यहाँ से यहाँ तक ये चलूँ, यहाँ से यहाँ तक ये चलने का मैथमेटिकल मीनिंग मतलब इस वेक्टर का कुछ माइनस सम टाइम्स, -3 टाइम्स या -3.7 टाइम्स या समथिंग, इसका कुछ गुना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन के एंटी पैरेलल चलाऊँ, पैरेलल या एंटी पैरेलल ये चलाऊँ, और ये वाली लाइन मैंने इसके पैरेलल बनाई थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसका कोई मल्टीपल है, 7 टाइम्स होगा या 7.5 होगा या 7.279 होगा, बट इसका कोई मल्टीपल है। तो ये जो ये पॉइंट है, यहाँ पे a टाइम्स दिस प्लस b टाइम्स दिस की मदद से पहुँच सकता हूँ। मतलब इस स्पेस को स्पैन करने के लिए मैं वैसे इन को भी बेस वेक्टर ले सकता था, लेकिन इन बेस वेक्टर्स के साथ जो इशू है वो ये है, ये ऑर्थोगोनल नहीं है, इनके बीच का एंगल 90 नहीं है। बेस वेक्टर्स की तरह ये काम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिकली हम कहेंगे ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आई और जे भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, 2i और 7j भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इनका नाम अगर मैं अल्फ़ा और बीटा रखूँ, माना अल्फ़ा और बीटा, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे बेस्ट चॉइस जो है इस पूरे स्पेस में चलने के लिए, स्पैन करने के लिए और कैलकुलेशंस करने के लिए, वो आई और जे वाला सेट है। क्यों? आई और जे वाला सेट एक तो ऑर्थोनॉर्मल है, ओके, ऑर्थोगोनल भी है, दो वेक्टर्स अलग अलग हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 और खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1। हो सकता है ये दोनों वेक्टर्स यूनिट लेंथ के हों, यूनिट लेंथ के होने का मतलब इनका आपस का डॉट प्रोडक्ट अपने आप से तो डॉट प्रोडक्ट कितना बनेगा 1, पर इन ये आपस में 90 डिग्री पे नहीं है, ऑर्थोगोनल नहीं है, तो इनका एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं बनेगा। तो ये सेट बेस सेट की तरह काम तो कर सकता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, लेकिन ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट से हम यूजुअली काम करना चाहते हैं, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या करता है, बेसिकली आपकी कैलकुलेशंस को सिंपल करता है। तो बाकी मैं इसको और आगे नहीं कर रहा हूँ। ऑर्थोनॉर्मलिटी अगर आप अपने बेस वेक्टर्स ऐसे पिक करेंगे जो कि ऑर्थोनॉर्मल है, तो ऑटोमेटिकली वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होंगे ही। आप फिगर में ज्योमेट्रिकली देखिए, आई वेक्टर ये होता है और जे वेक्टर ये होता है। आई का जे की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है, जे का आई की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है। ये दोनों प्योरली क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। वैसे एक कंपोनेंट वाली लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इनका एक दूसरे की डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है, पर फिर भी ये सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे अब सवाल ये, एक और सवाल, क्या अगर मैं अपना बेस वेक्टर का सेट आई और 2i लेता, तो क्या मैं पूरे 2 डायमेंशनल स्पेस को स्पैन कर सकता था? 2 डायमेंशनल स्पेस को स्पैन करने के लिए आपको 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए। ओके, आप वैसे ही देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली, आई और 2i ये होते हैं, आई भी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा और 2i भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। तो केवल अगर आपको यही दो डिस्प्लेसमेंट परमिटेड हों या इनका कोई मल्टीपल, तो आप केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं, ऊपर या नीचे तो जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आप पूरे 2 डायमेंशनल प्लेन में आर्बिट्री पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते हैं। मैथमेटिकली इसे कैसे करेंगे? आपको एक सेट दे रखा है, आप मैथमेटिकली ये चेक करोगे क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। कैसे चेक किया? a1 टाइम्स पहली क्वांटिटी प्लस a2 टाइम्स दूसरी क्वांटिटी, इस लीनियर सम को 0 बनाने की कोशिश करो। a1 बराबर 0, a2 बराबर 0, वो सॉल्यूशन तो इस समय भी है, लेकिन इसके अलावा इस समय और सॉल्यूशन भी हैं। जैसे आप a1 को 2 ले लो और a2 को -1 ले लो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और केवल एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। आप a1 को अपनी मर्जी से वैल्यू दे दो, a2 की वैल्यू अपने आप फिक्स हो जाएगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हैं, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब होते हैं उसका मतलब ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। लीनियर इंडिपेंडेंट का ये ग्राफिकल मीनिंग ही समझें। ये और ये बेसिकली एक ही बात है। वेक्टर का मेन रोल होता है डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये इसका दुगना है। ये मैथमेटिकली बेसिकली मीनिंग क्या है, ये दूसरा वाला वेक्टर जो है 2i, ये पहले वाले का दुगना है। तो ये पहले वाले से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं। ये
माना इस सेट का नाम मैं ए बी रखूँ, तो यहाँ पे जो बी है ये ए का -2 टाइम्स है, नॉट -2 टाइम्स, +2 टाइम्स है, सॉरी 2i है। सो बी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ये इससे इंडिपेंडेंट नहीं है। तो लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का ये मतलब है। ये वेक्टर ये 90 डिग्री पे नहीं है, पर ये वाला वेक्टर पूरी तरह आप इससे नहीं बना सकते हैं। केवल इस वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये वाला वेक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इससे अलग है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है, पर इस वाले सेट के साथ क्या इशू है। तो अब मैं अगर ग्राफिकली इस सारी इन्फॉर्मेशन को दिखाऊँ, मैंने बहुत सारे सेट्स की बात की, एक आई और जे वाला सेट, फिर एक 2i और 7j वाला, ओके, फिर एक ये वाला जिसे मैंने अल्फ़ा और बीटा नाम दिया था, फिर एक i और 2i वाला। 2 डायमेंशनल स्पेस को अगर स्पैन करना है, ये तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ही। ये बाकी तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हैं, i j वाला, 2i 7j वाला और ये अल्फ़ा बीटा जो भी था, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। पर इसमें भी जो बेस्ट वर्क करने के लिए हमारे पास है वो ये वाला सेट है, क्योंकि इसमें हर एक वेक्टर जो आप बेस वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉर्मलाइज्ड है, उसकी अपनी लेंथ यूनिटी है, और साथ साथ ये दोनों क्या हैं, ऑर्थोगोनल है। ओके, तो इसके और इसके बजाय आप इनके साथ भी वर्क कर सकते हैं। इस 2 डायमेंशन में अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लासिकल मैकेनिक्स की मोशन की प्रॉब्लम है, आप उसको इस बेसिकली ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्सिस चूज़ करना मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हम एक्सिस ही तो चूज़ कर रहे हैं। आप इनमें से किसी के साथ भी वर्क कर सकते हैं, पर सबसे आसान वर्क करना होगा इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस वाले बेस वेक्टर्स के साथ। ओके, तो यही हमारी चॉइस है। तो अब टू ट्रैवर्स या कवर या स्पैन द 2D स्पेस, पूरे 2D स्पेस में कहीं भी चलने के लिए, उसको कवर करने के लिए हमें कम से कम 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए। एक से काम नहीं चलता है। एक वेक्टर आपको केवल एक डायरेक्शन में ले जा सकता है, प्लेन में आपको नहीं कैरी कर सकता है। तो प्लेन में चलने के लिए आपको कम से कम 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए। जैसे मैंने कहा, अच्छा चलो ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं था, पर ये और ये थे, पर उसके बावजूद भी हम इसको पिक करना चाहेंगे। क्यों पिक करना चाहेंगे? ये सेट क्या है? ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मलिटी का एडवांटेज क्या होता है? ऑर्थोनॉर्मलिटी ऑटोमेटिकली ये इंश्योर करती है पहले तो कि जो वो वेक्टर्स हैं, जो वो सेट है, माना कोई सेट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, 1 2 3 4, अगर मैं ये कह रहा हूँ ये 4 चीज़ें आपस में ऑर्थोनॉर्मल हैं, तो ऑर्थोगोनलिटी के कारण क्या मतलब है? ऑर्थोगोनल का मतलब अगर आप ज्योमेट्रिकली समझें 90 डिग्री, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे, मतलब सब एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऑर्थोनॉर्मलिटी किसी सेट की ये गारंटी करता है कि उस सेट की जो क्वांटिटीज़ हैं, मैं केवल वेक्टर्स नहीं कह रहा हूँ, जनरली ये किसी भी क्वांटिटी के लिए हो सकता है, जनरली वो क्वांटिटीज़ आपस में क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियर इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, तो ऑर्थोनॉर्मलिटी इसकी गारंटी करता है। और दूसरा, ऑर्थोनॉर्मलिटी एक्चुअली कैलकुलेशंस को भी आसान बनाता है। टू ट्रैवर्स या कवर या स्पैन 2D स्पेस हमको कम से कम 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए, और अगर वो 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर जो हमें लेने हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर वो ऑर्थोनॉर्मल हो तो बड़ी अच्छी बात है। काम तो अल्फ़ा और बीटा और 2i और 7j से भी चल जाएगा, पर बेस्ट होगा कि हम i और j के साथ वर्क करें। क्यों? ऑर्थोनॉर्मलिटी एक तो पहले इस चीज़ की गारंटी कर देता है कि सेट क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं था, ये हमारे काम का नहीं है। 2D स्पेस में इन दो से आप पूरा मोशन नहीं कर सकते हैं, पूरा ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं। तो लीनियर इंडिपेंडेंस की गारंटी है ऑर्थोनॉर्मलिटी। ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो लीनियर इंडिपेंडेंट उसके कंपोनेंट्स होंगे ही होंगे, उसके अलग अलग जो वो हैं। और साथ में ये कैलकुलेशंस को भी सिंप्लीफाई करता है। कैलकुलेशन कैसे सिंप्लीफाई? आई डोंट। क्वांटम मैकेनिक्स में मैं इसका डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ? क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन जो हैं, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस जिन्हें हम कहते हैं, अलग अलग एनर्जी के करस्पॉन्डिंग के जो हमारे आंसर्स होते हैं, वो भी तो ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शंस होते हैं। फाई स्टार फाई एन का इंटीग्रल ओवर होल स्पेस डेल्टा एम एन, दोनों सेम होंगे तो 1 और अलग अलग होंगे तो 0। ऑर्थोनॉर्मलिटी। ओके, तो अच्छा, तो अब आई और जे की बात करें, ठीक है, हमने ये एग्री कर लिया, हाँ भाई आई और जे ऑर्थोनॉर्मल सेट है, वेरी गुड। तो हम ये दिस इज़ अ वेरी गुड सेट टू स्पैन दी 2D स्पेस। 2D स्पेस में अगर आप ट्रैवर्स करना चाहते हैं, ट्रैवर्स का मतलब अगेन आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, किसी आर्बिट्री वेक्टर को लिखना चाहते हैं बेस वेक्टर्स के टर्म में, तो ये बेस वेक्टर का सेट बहुत अच्छा है। ओके, दिस इज़ गुड। बट क्या ये सेट ऑर्थोनॉर्मल तो है, पर क्या इस ऑर्थोनॉर्मल सेट की मदद से आप 3D स्पेस को स्पैन कर सकते हैं? अब आप 2D स्पेस से माना 3D स्पेस में गए, और 3D स्पेस में मैंने आपको ये सेट लेके दे दिया। मैंने कहा ये आई पकड़ो और ये जे पकड़ो। आई और जे पकड़ने का मतलब एक आई, आप अपने मोशन या तो केवल आई के अलॉन्ग कर सकते हैं या मोशन केवल जे के अलॉन्ग कर सकते हैं। ये बेस वेक्टर्स है। और क्या केवल इन दो वेक्टर्स की मदद से आप अपने 3D स्पेस में कहीं भी पहुंच सकते हैं? कहीं भी पहुंचने का मतलब इस समय क्या 3D स्पेस के किसी भी वेक्टर्स को केवल आई और जे से मिलकर बनाया जा सकता है? नहीं।
ये सेट ऑर्थोनॉर्मल तो है, आपको 2 दिए, आपने चेक किया, हाँ ये भी नॉर्मलाइज्ड, ये भी नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनल भी है, आई डॉट जे 0 है, ऑर्थोनॉर्मल सेट तो है। लेकिन इस ऑर्थोनॉर्मल सेट ने 2D में तो काम कर दिया, पर ये ऑर्थोनॉर्मल सेट 3D में काम नहीं कर रहा है। समस्या क्या आ रही है? उस समस्या को आप ऐसे कह सकते हैं, उस समस्या का नाम है कंप्लीटनेस। इश्यू ये है, और मैथमेटिकली आपको आंसर पता है, आई जे से काम नहीं बनने वाला, आपको आई जे के साथ एक तीसरा उनका साथी लेना पड़ता है, के यूनिट वेक्टर। 3 डायमेंशन में किसी आर्बिट्री वेक्टर को आप तब एक्सप्रेस कर पाते हैं जब ए आई प्लस बी जे और साथ में एक सी के भी चाहिए होता है, तब एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब ये सेट अगर देखें, आई जे के का सेट देखें, नॉर्मलाइज्ड है और आपस में सब ऑर्थोगोनल भी हैं, ये भी एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ऑर्थोनॉर्मल सेट तो ये भी था, लेकिन 3D में इसने काम नहीं किया, 3D में इस वाले ऑर्थोनॉर्मल सेट ने काम किया। क्यों? इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंप्लीटनेस। 3D स्पेस में अगर ट्रैवर्स करना है तो ऑर्थोनॉर्मल सेट तो चाहिए, लेकिन उस ऑर्थोनॉर्मल सेट में एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 3। आपको कम से कम 3 बेस वेक्टर्स चाहिए। अगेन वो बेस वेक्टर ऐसे भी हो सकते थे, पर अब हम ऑर्थोनॉर्मल की बात करेंगे, तो आपको 3 ऑर्थोनॉर्मल बेस वेक्टर चाहिए। 2 से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। अगर आप केवल माना 2 की मदद से चलें, माना आप आई और जे ही पकड़ें कि हाँ भाई ऑर्थोनॉर्मल सेट तो है, बस इसी से मैं यहाँ पूरा ट्रैवर्स करने की कोशिश करूँगा, तो आई और जे तो आपको केवल एक्स वाई प्लेन में कन्फाइन रखेंगे। जेड डायरेक्शन में चलने के लिए तो आपको के यूनिट वेक्टर तो आपके पास है ही नहीं। तो इफ़ आई कैन से इट लाइक दैट, जो ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े हैं 2 डायमेंशन में, उनके लिए तो ये सेट सफिशिएंट है। पर अगर हवा में उड़ान भरनी है, जेड डायरेक्शन में चिड़िया बनना है, पंछी पंख फहराने हैं, तो भाई ये भी चाहिए। 3 डायमेंशन के लिए ये सेट काम नहीं करेगा, ये सेट। यही नोशन है कंप्लीटनेस का। 3 डायमेंशन में बेस वेक्टर्स का वो कंप्लीट सेट जो किसी भी आर्बिट्री वेक्टर को उनके टर्म में ताकि लिखा जा सके, वो सेट ये है। ऑर्थोनॉर्मल ये भी है, ये भी है, लेकिन ये सेट 3 डायमेंशन के लिए कंप्लीट भी है। अगर मैथमेटिकली इसे और एक्सटेंड करें, माना एक 4 डायमेंशनल स्पेस हो, तो वहाँ ये वाला सेट ऑर्थोनॉर्मल होने के बावजूद काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई हमारे पास n डायमेंशनल स्पेस है। मैथमेटिकली हम हायर डायमेंशनल स्पेस की बात कर सकते हैं, फिजिकल स्पेस तो मैक्सिमम 3 डायमेंशनल होता है, पर मैथमेटिकली हम हायर डायमेंशनल स्पेसेस की बात बार बार करते हैं। तो अगर आपके पास एक n डायमेंशनल स्पेस है, ओके, और क्वांटम मैकेनिक्स में ये स्पेस एक्चुअली हमारा जिसे हम हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं वो आता है, बट नॉट गोइंग टू दैट। अगर आपके पास एक n डायमेंशनल स्पेस है तो आपको n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की ज़रूरत होती है, और हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी अपने ऑर्थोनॉर्मल चुनेंगे। तो मतलब आपको इस समय n वेक्टर्स का सेट चाहिए, बेस वेक्टर्स का, जो सबके सब आपस में क्या हों? ऑर्थोनॉर्मल। n डायमेंशनल स्पेस को ट्रैवर्स करने के लिए ये सेट चाहिए, और इसे हम कहेंगे ये हमारा है कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। कंप्लीट, जितनी डायमेंशंस हैं उतने वेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, हर डायरेक्शन में ले जाने के लिए वेक्टर आपके पास है। अगर केवल 2 वेक्टर लेंगे आई और जे, तो फिर हम हर डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। तो पूरा कंप्लीट भी है और ऑर्थोनॉर्मल तो है ही, हर कोई आपस में 90 डिग्री पे है ज्योमेट्रिकली अगर सोचें, और हर कोई नॉर्मलाइज है, हर किसी का मैग्नीट्यूड अपने आप में कितना है? 1। तो ये नोशन है कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट का। अब ये नोशन क्यों यूज़ किया दिस? बट वंस वी हैव ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट विद n एलिमेंट्स, माना आपको एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट कहीं से मिल गया जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब तब आप पूरे होल n डायमेंशनल स्पेस को स्पैन कर सकते हैं। कहीं से आपको अगर वो ये मिल गया कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट विद n एलिमेंट्स, तो उसके बाद उस n डायमेंशनल स्पेस के किसी भी वेक्टर को आप उन ऑर्थोनॉर्मल सेट के एलिमेंट्स से मिलके बना सकते हैं। ओके दिस। अब यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग, अभी तक मैं वेक्टर का एग्जाम्पल दे रहा था, लेकिन यही आइडिया मैट्रिसेस में भी अप्लाई होता है और यही आइडिया वेव फंक्शन पे भी अप्लाई होता है। इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स में इन तीनों में बहुत समानता है। ओके, ये मैंने पीछे कहीं पे हल्का फुल्का कहा भी होगा, वेव फंक्शन को आप मैट्रिसेस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, और डिराक एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच में तो वेक्टर्स होते हैं, बट नॉट गोइंग टू दैट। ऑर्थोनॉर्मलिटी का मतलब वेक्टर्स में जो हमने कहा बेस वेक्टर्स का मैंने थोड़ा यहाँ पे नामकरण चेंज किया है। आई जे के लिखने के बजाय इनका जनरल नाम माना मैं ई आई लिखता हूँ। आई ये वाला आई नहीं है, आई मतलब आई एक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू 1 या 2 या 3 हो सकती है। आई की वैल्यू 1 है, E1 का मतलब आई यूनिट वेक्टर, E2 का मतलब जे यूनिट वेक्टर, E3 का मतलब के यूनिट वेक्टर। तो जो ऑर्थोनॉर्मलिटी रिलेशन है आई डॉट जे वगैरह, वो सारे के सारे इस एक्सप्रेशन में कैप्चर हो जाते हैं। अगर आई और जे की वैल्यू सेम है, E1 तो 1 मिलेगा, E1 है तो 0, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। ऑर्थोनॉर्मलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाँ भाई बेस वेक्टर्स ऐसे होने चाहिए, कंप्लीट सेट तो होना चाहिए, लेकिन ऑर्थोनॉर्मलिटी
तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ओके, ये मैट्रिसेस में मैं आपके सामने 3 मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, 3 कॉलम मैट्रिसेस। उनका नाम माना मैंने एक्स वाई और जेड रखा। एक है 1 0 0, एक 0 1 0 और 0 0। ये 3 कॉलम मैट्रिसेस हैं। आप इनका ट्रांसपोज बनाइए। जैसे मैं इसका ट्रांसपोज बनाता हूँ, इस कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये रो मैट्रिक्स है। जरा इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो इस मैट्रिक्स का साइज़ क्या है, पहले 1 क्रॉस 3 और इसका 3 क्रॉस 1। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर बनेगा 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 मतलब एक सिंगल नंबर। जरा ये मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, 1। ये और ये मल्टीप्लाई करके कितना मिल रहा है, 1। ये कहाँ से मिला, ये इसका ट्रांसपोज है। इस मैट्रिक्स का नाम अगर x है तो ये x ट्रांसपोज है, तो x ट्रांसपोज इंटू एक्स कितना है, 1। वैसे ही आप इस y का ट्रांसपोज करें, y ट्रांसपोज इंटू वाई भी 1 बनेगा और z ट्रांसपोज इंटू जेड भी बनेगा 1। और इसके अलावा आप एक कैलकुलेशन और कीजिए, आप इस ट्रांसपोज को x के ट्रांसपोज को जरा y से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 0 0 को अगर आप इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला 1 के साथ 0 0, दूसरे 0 के साथ 1 0, 0 के साथ 0 0, तीनों प्रोडक्ट 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0। और ऐसा बाकी भी होगा। x लिया उसका ट्रांसपोज, y उसका ट्रांसपोज, z उसका ट्रांसपोज, खुद के ट्रांसपोज के साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलेगा। और एक के ट्रांसपोज के साथ दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, वेक्टर नहीं कॉलम मैट्रिक्स को, तो आपको मिलेगा 0। आप जरा इसे इससे कंपेयर कीजिए। यहाँ सीधे सीधे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, वो भी सीधे सीधे नहीं, x का x के साथ नहीं, ट्रांसपोज के साथ। बट अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में सोचें तो साई को हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं साई स्टार को आप इसी तरह का ऑपरेशन सोचिए, इसी का जनरलाइजेशन। ट्रांसपोज क्या, ये हर्मिशियन कॉन्जुगेट है बेसिकली। ओके, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती तो मुझे शायद हर एंट्री का स्टार भी लेना पड़ता, बट नॉट गोइंग टू दैट। ये फीचर जो है ये इसी फीचर की तरह है, इसको यहाँ ऑर्थोनॉर्मलिटी कहते हैं। कॉलम मैट्रिसेस में आप कहेंगे ये 3 कॉलम मैट्रिसेस ये ऑर्थोनॉर्मल है। इस समय जो मेरा सेट है वो ये है x, y, z। जैसे मैं पीछे ये सेट बना रहा था, आई जे का सेट बनाया या 3 डायमेंशन में आई जे के का सेट बनाया, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। मैट्रिसेस की दुनिया में अगर आ जाएं हम, और वो भी केवल कॉलम मैट्रिसेस की दुनिया में जिनमें 3 एंट्री हो सकती हैं, 3 एंट्री वाली कॉलम मैट्रिसेस जो हैं, तो उन मैट्रिसेस की दुनिया में ये मेरे बेस वेक्टर के सेट की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सेट क्या है, ऑर्थोनॉर्मल। यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मलिटी डॉट प्रोडक्ट से डिसाइड नहीं हो रही है। ऑर्थोनॉर्मलिटी का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और दूसरे के साथ वैसे मल्टीप्लाई करो, बट और ये ऑर्थोनॉर्मलिटी है। तो ये सेट भी क्या है, ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मलिटी यहाँ कैसे हेल्प कर रही थी, आप किसी भी आर्बिट्री वेक्टर को बेस वेक्टर्स के टर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ यहाँ है, अगर ये सेट है और ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है जो कि हम चेक कर चुके हैं, तो अब कोई भी आर्बिट्री वेक्टर हो, आर्बिट्री कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स हो जिसमें 3 एंट्रीज हैं, आप उसको इसके और इसके सुपरपोजिशन से बना सकते हैं। उसको मैंने यहाँ लिख रखा है। आप बोलेंगे, जब देखेंगे आप बोलेंगे अरे ये तो बड़ा हास्यास्पद है, दिस इज़ वेरी वेरी इजी, बट दिस इज़ द आइडिया। कोई जनरल कॉलम मैट्रिक्स जिसमें 3 एंट्री हो सकती हैं, कोई एंट्री, पहली एंट्री ए बी सी कुछ भी हो सकता है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a टाइम्स 1 0 0 प्लस b टाइम्स 0 1 0 प्लस c टाइम्स। ये कॉलम मैट्रिसेस कौन सी हैं, ये हमारी एक्स वाई जेड तो है। ये बेस मैट्रिसेस को अलग अलग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सुपरपोज कर दिया, तो आप आर्बिट्री कॉलम मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 की बना सकते हैं। ये बेस वेक्टर्स की तरह काम तो कर रहे हैं, क्यों, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। यहाँ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ने क्या मदद की, इस 3 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर को ai प्लस bj प्लस c बेस वेक्टर्स के, वो जो सेट जो आपका कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट था, उसके बेस वेक्टर्स को एक को उठाया, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, कोई भी वेक्टर बन जाएगा 3 डायमेंशन स्पेस का। 3 डायमेंशन की कोई भी मैट्रिक्स है इस टाइप वाली 3 एंट्री वाली कॉलम मैट्रिक्स, उसको इसके और इसके सुपरपोजिशन से बनाया जा सकता है। वेव फंक्शन में आपने ये प्रॉपर्टी देखी है, इसको हम ऑर्थोनॉर्मलिटी कहते हैं। ये ना डॉट प्रोडक्ट है, ना ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये भी ऑर्थोनॉर्मलिटी, ये भी ऑर्थोनॉर्मलिटी, ये भी ऑर्थोनॉर्मलिटी। ऑर्थोनॉर्मलिटी का बेसिक मीनिंग क्या है, खुद के साथ इंटीग्रल, खुद के साथ नहीं है, एक का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, पर अगर ये भी n और ये भी n होगा, फाई n और फाई n का स्टार, और फिर इंटीग्रेट किया ओवर होल स्पेस, तब तो इंटीग्रल 1 बनेगा। और दूसरे के साथ 0, खुद के साथ ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन 1, दूसरे के साथ 0, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, दूसरे के साथ, खुद के साथ 1, दूसरे के साथ 0।
एक्शन अलग अलग है, डॉट प्रोडक्ट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ट्रांसपोज के साथ, इंटीग्रल है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके, बट बेसिक आइडिया खुद के साथ 1 दूसरे के साथ 0। ऑर्थोनॉर्मलिटी ऑर्थोनॉर्मलिटी ऑर्थोनॉर्मलिटी। ऑर्थोनॉर्मलिटी का फ़ायदा, यहाँ किसी भी वेक्टर को आप बेस वेक्टर के टर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं, यहाँ किसी भी कॉलम मैट्रिक्स को इन तीनों के टर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहीं से फिर ये आइडिया आ रहा है, उस चीज़ को पहले यहाँ देख लेते हैं। ये कौन सी दुनिया है, लेकिन ये मैट्रिसेस की दुनिया थी, ये वेक्टर्स की दुनिया थी, इसे मैं कहूँगा ये फंक्शंस की दुनिया है, फंक्शन स्पेस। फंक्शंस की दुनिया में कोई भी फंक्शन हो, अगर मेरे पास एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है फंक्शंस का, फाई एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है, फाई अब एक इस तरह का सेट है, फाई 1 है उसमें, फाई 2 है, हो सकता है ये सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप इन्हें वेव फंक्शन सोच रहे हैं तो ये सेट जैसे हाइड्रोजन एटम में इनफाइनाइट होता है, बट इधर केस यहाँ एक्स वाई जेड इन तीन का सेट था, यहाँ आई जे के इन तीन का सेट था, यहाँ फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फंक्शंस का सेट है, एनर्जी आइगन फंक्शंस का सेट है। फाई 1 का इंटीग्रल स्टार फाई 1 स्टार फाई 1 खुद के साथ 1, फाई 2 स्टार फाई 2 1, फाई 3 स्टार फाई 3 1, लेकिन एक का दूसरे के साथ फाई 1 स्टार फाई 2 0, ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट का उपयोग क्या है, किसी भी आर्बिट्री फंक्शन को इन ऑर्थोनॉर्मल सेट के सुपरपोजिशन से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये सुपरपोजिशन है, लेकिन ये सुपरपोजिशन होकर जो स्टेट बनी ये एनर्जी आइगन स्टेट नहीं है, मैं इसे सुपरपोजिशन तो कह रहा हूँ। आप अब इसे पिछले लेक्चर से कंपेयर कीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था ये सुपरपोजिशन नहीं चलता है। वहाँ पे नहीं चलने का सेंस क्या था, एनर्जी आइगन फंक्शन को ऐड करके जो नई चीज़ बनती है वो एनर्जी आइगन फंक्शन तो नहीं होता है, वो श्रोडिंगर इक्वेशन को ओबे नहीं करता है। तो यहाँ पे जो मैं सुपरपोजिशन जिसकी बात कर रहा हूँ वो केवल ये कह रहा है सुपरपोज करके आप किसी भी आर्बिट्री फंक्शन को इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। फंक्शंस की दुनिया में कोई भी फंक्शन आप लिखें अपनी मर्जी का, उसको आप इनके, ये फाई क्या है, ये आपके श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, उस टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं उनके टर्म में लीनियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर ये एफ अपने आप श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ये तो जस्ट कोई फंक्शन है। ओके ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन या एनर्जी आइगन फंक्शन नहीं है, बेटर मुझे ये बोलना चाहिए, ये एनर्जी आइगन फंक्शन नहीं है। एनर्जी आइगन फंक्शंस को सुपरपोज कर रहे हैं, पर कोई आर्बिट्री फंक्शन तो बन जाएगा, पर ये फंक्शन अपने आप में एनर्जी आइगन फंक्शन नहीं है। तो सुपरपोजिशन तो है, बट ये सुपरपोजिशन होके सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन करके सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। हाँ, आर्बिट्री फंक्शन को आप जरूर इनसे मिलके बना सकते हैं। और ये ऑर्थोनॉर्मलिटी के साथ मैं जस्ट कुछ टर्म्स यहाँ पे रैंडमली टॉस कर रहा हूँ। आप में से जो एमएससी में जाएंगे या करंटली एमएससी वाले स्टूडेंट्स अगर इसे देख रहे हैं, तो हिल्बर्ट स्पेस में बेसिकली हम वेक्टर्स की बात करते हैं, तो तब ये और क्लियर होता है ये यहाँ ये वेक्टर्स के साथ ये बिहेवियर ऐसा मैच क्यों कर रहा है। ये वेक्टर्स से ही मैं कहानी को यहाँ बढ़ा के लाया, सेम बिहेवियर देखने को मिल रहा है। एक्चुअली वेव फंक्शंस के बजाय हम क्वांटम मैकेनिक्स को वेक्टर्स के टर्म में भी बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे कह रहे हैं सिस्टम का किसी स्टेट का एक वेव फंक्शन होता है, डिराक अप्रोच में हम कहेंगे सिस्टम की किसी स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर होता है, लेकिन वो वेक्टर हमारे नॉर्मल 3 डायमेंशनल स्पेस का वेक्टर नहीं है, वो एक मैथमेटिकल स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस होता है, जिसे हम हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। तो हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर। ओके एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है जिसको मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, इसको हमने प्रूव किया था नहीं मुझे ध्यान नहीं है, बट हर्मिशन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज़ रियल होती हैं, और हर्मिशन ऑपरेटर की अलग अलग आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग के जो वेव फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। तो वो प्रॉपर्टी के कारण ये जन्म हो रहा है। ये फाई क्या है, हैमिल्टोनियन मतलब एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शंस हैं, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी हर्मिशन होता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी वहाँ से आती है। ओके अच्छा, ऑर्थोनॉर्मलिटी के मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देना चाहूँगा, सम ऑफ दीज यू माइट हैव डेफिनेटली एनकाउंटर्ड। ओके आपने फूरियर एनालिसिस किया होगा, फूरियर एनालिसिस रफली ये कहता है किसी भी आर्बिट्री फंक्शन को आप साइंस और कोसाइंस से मिलकर बना सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही हो रहा है, किसी भी आर्बिट्री फंक्शन को यहाँ पे आप फाइज से मिलके बना सकते हैं। फाई यहाँ पे साइन और कोसाइन नहीं है, फाई यहाँ पे एनर्जी आइगन फंक्शंस हैं, लेकिन बाकी आइडिया लगभग वैसा ही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो साइंस और कोसाइंस होते हैं वो भी एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं। अगर आपके पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो उस दुनिया में, उस वर्ल्ड में आप आर्बिट्री चीज़ों को उनके टर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर्स की दुनिया में आर्बिट्री वेक्टर को आई जे के, इस तरह की कॉलम मैट्रिसेस की दुनिया में आर्बिट्री कॉलम मैट्रिक्स को इनके टर्म में। फंक्शंस की दुनिया में, जिसे हम फंक्शन स्पेस कहते हैं प्रॉपर्ली, फंक्शन स्पेस में किसी आर्बिट्री फंक्शन ऑफ स्पेस को आप एनर्जी आइगन फंक्शंस के सुपरपोजिशन से, स्टेशनरी स्टेट्स के जो सॉल्यूशंस हैं लेकिन केवल टाइम इंडिपेंडेंट वाला पार्ट, उनके सुपरपोजिशन से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके दिस ऑर्थोनॉर्मलिटी फूरियर एनालिसिस में आती है।
स्पेशल फंक्शंस में भी आपने देखा होगा एक आध जगह हमने ऑर्थोनॉर्मलिटी मेंशन की थी, वो भी क्योंकि वो भी एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है। ओके ओके, जैसे लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स हैं वो -1 से 1 के बीच एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट कंस्टिट्यूट करते हैं। बाकी स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी स्पेशल फंक्शंस के प्रोडक्ट हैं, वो भी, और भी जितने भी स्पेशल फंक्शंस हैं सबके सब किसी प्रकार की ऑर्थोनॉर्मलिटी को ओबे करते हैं। तो ऑर्थोनॉर्मलिटी एक फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में एक बहुत जनरल फिनोमिना है। हाँ, अलग अलग कंटेक्स्ट में उसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट, दिस टाइप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद ट्रांसपोज, और इन सब का जो हम कॉमन नाम कहते हैं ये मैंने यूज़ किया है इनर प्रोडक्ट। ये बेसिकली इनर प्रोडक्ट है, मैट्रिसेस में इसे इनर प्रोडक्ट कहेंगे, नॉर्मल वेक्टर्स की दुनिया में ये इनर प्रोडक्ट है। तो ये सब इनर प्रोडक्ट है। तो ऑर्थोनॉर्मलिटी बेसिकली इनर प्रोडक्ट से डिसाइड होती है, खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1, दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब वो क्वांटिटीज़ क्या हैं, ऑर्थोनॉर्मल हैं। ओके, तो यही पॉइंट मैं वो करना चाह रहा था। इसको इस प्रीवियस लेक्चर और इसको प्लीज़ केयरफुली देखिएगा। ये एक्सप्रेशन आपको लगेगा मैं यही बात कर रहा हूँ, ये जिस चीज़ को मैंने यहाँ मना किया उस चीज़ को मैं वहाँ कर रहा हूँ। यहाँ तो हम ये बात कर रहे थे क्या अगर φ1 और φ2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो क्या उनका सुपरपोजिशन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं, ये हमने यहाँ शो कर दिया। जो मैंने अगले केस में f लिखा है, f इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, f टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर उस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या? तब तो आप f ऐसा लिख ही सकते थे, हाँ इस तरह से सुपरपोज करेंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कोई भी फंक्शन आप अपनी मर्जी का कोई भी फंक्शन उठा लें, आप उसको इनसे सुपरपोज करके बना सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये सेट जो है ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो ये उस सेंस में सुपरपोजिशन नहीं है, ठीक है, कि सुपरपोजिशन सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन नया सॉल्यूशन, बट दिस इज येट अनदर पावरफुल स्टेटमेंट। आर्बिट्री फंक्शन स्पेस की दुनिया में आर्बिट्री जो एलिमेंट है, आर्बिट्री फंक्शन है, आप उसको एनर्जी आइगन फंक्शंस के सुपरपोजिशन से बना सकते हैं। ओके, और इसे हम कहेंगे, इसका टेक्निकल नाम है एक्सपेंशन ऑफ एन आर्बिट्री फंक्शन। ये कोई आर्बिट्री फंक्शन है इन दी एनर्जी आइगन बेसिस। ये एनर्जी आइगन बेसिस है। एनर्जी आइगन फंक्शंस को हम एनर्जी आइगन बेसिस कह रहे हैं। एक आइगन बेसिस है। बेसिस कहाँ से पिक किया? आपने फंक्शंस कौन से पिक किए जिनके टर्म में आर्बिट्री फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे? ये फाई आपने देखा, अच्छा एनर्जी के आइगन फंक्शंस। ओके, तो एनर्जी आइगन बेसिस से इसे हम कहेंगे। ओके, अब लास्ट में लेकिन एक सवाल और टॉस करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ कनेक्ट होगा। वेक्टर्स में रेज करूँगा मैं जस्ट इस क्वेश्चन को। अभी 2 डायमेंशनल स्पेस में ही चलें, आई और जे से आप इस स्पेस को स्पैन कर सकते हैं। आपने आई और जे इसलिए पिक किया, ऑर्थोनॉर्मल सेट है, वेरी गुड, नॉर्मलाइज है आई भी जे भी, और इनके बीच का एंगल 90, यही तो हमने चेक किया। तो इनके साथ कैलकुलेशंस करना बड़ा आसान रहता है। तो हमने कहा हम आर्बिट्री वेक्टर को आई और जे के टर्म में ब्रेक करेंगे। लेकिन इस 2 डायमेंशनल स्पेस में आई और जे, जो कि एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट है, ये एकमात्र ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट थोड़ी है। माना मैंने एक वेक्टर लिया अल्फ़ा जिसकी लेंथ यूनिटी है, पहले मैंने डायरेक्शन पिक की, कोई आर्बिट्री डायरेक्शन पिक की, और उसके अलॉन्ग एक वेक्टर लिया यूनिट लेंथ का, उसका नाम मैंने रखा अल्फ़ा। और ये जो डायरेक्शन थी ब्लैक लाइन, इसके साथ 90 डिग्री पे एक दूसरी डायरेक्शन ली, और उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिया बीटा। आप अल्फ़ा और बीटा को चेक करो, यूनिट वेक्टर नॉर्मलाइज्ड है, और आपस में इनका एंगल कितना है? 90। अल्फ़ा और बीटा भी 2 अलग अलग वेक्टर्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इनफैक्ट ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, हर कोई नॉर्मलाइज्ड है, आपस का एंगल 90 डिग्री ऑर्थोगोनल, ये भी तो एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो इस 2 डायमेंशनल स्पेस में मैं किसी आर्बिट्री वेक्टर को या तो आई और जे से मिलके भी बना सकता हूँ, या उन्हें अल्फ़ा और बीटा से मिलके बना सकता हूँ। इनफैक्ट उसका रिलेशन ऐसा है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अल्फ़ा जो है, अगर आप यहाँ इस अल्फ़ा वेक्टर को लिखें, समथिंग टाइम्स आई प्लस समथिंग टाइम्स जे से अल्फ़ा वेक्टर बनता है। ऐसे ही ये बीटा वेक्टर जो है, ये समथिंग टाइम्स आई प्लस समथिंग टाइम्स जे से बनता है। तो इसीलिए तो अब आपका कोई वेक्टर था, अभी तक आप उसे लिख रहे थे ए आई प्लस बी जे। ओके, इन इक्वेशंस को आप इन्वर्ट कीजिए, मतलब ये आई और जे के टर्म में अल्फ़ा और बीटा दे रहे हैं, इन इक्वेशंस को आप इन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको आई और जे अल्फ़ा और बीटा के टर्म में मिल जाए। वो वैल्यू आप यहाँ रखो, आई की वैल्यू अल्फ़ा बीटा के टर्म में, जे की वैल्यू अल्फ़ा बीटा के टर्म में, तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें केवल अल्फ़ा और बीटा होगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर n1। और क्या मतलब है इस मैथमेटिक्स का? आप किसी आर्बिट्री वेक्टर को इस 2 डायमेंशनल प्लेन में, अभी तक आप आई और जे के सुपरपोजिशन से बना रहे थे, उनसे ऐड करके बेस वेक्टर्स आपने आई और जे लिए, पर आई और जे ही क्यों लिए जाएँ? कोई दूसरा व्यक्ति अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में भी तो आर्बिट्री वेक्टर को एक्सपेंड कर सकता है। ये भी तो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है।
तो किसी जो भी आपका स्पेस है, ये तो 2 डायमेंशनल स्पेस का एग्जांपल है। जनरल n डायमेंशनल स्पेस में जो आपने बेस वेक्टर्स अपने पिक करने हैं उसकी आपके पास चॉइसेस होती हैं, और चॉइस कितनी है यूजुअली, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। यहीं पे मैं एक तीसरी लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से कहीं एक लाइन बनाई, इसमें एक यूनिट वेक्टर मार्क किया और एक लाइन इससे 90 डिग्री पे ले ली, और एक यूनिट वेक्टर यहाँ माना, इस यूनिट वेक्टर का नाम से गामा और डेल्टा, तो गामा और डेल्टा भी एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। इस स्पेस को स्पैन करने के लिए आई जे बी से भी चल जाएगा काम, अल्फ़ा बीटा से भी चल जाएगा, गामा डेल्टा, और आप अपनी मर्जी के कितने भी ऑर्थोनॉर्मल सेट्स ले सकते हैं। तो आप अलग अलग ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के साथ ये काम कर सकते हैं। तो ये क्यों होगा, इसे क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फंक्शंस की दुनिया में अभी तक आप सोच रहे हैं अच्छा आर्बिट्री फंक्शन को इनर्जी आइगन फंक्शंस के रूप में एक्सपैंड कर रहे हैं। इनर्जी आइगन फंक्शन क्या था, इनर्जी आइगन फंक्शन का रोल वही यही था, ये आई और जे यूनिट वेक्टर्स की तरह थे, कुछ ऐसा रोल था। पर इन आई और जे के बजाय और पॉसिबिलिटी भी है। केवल इनर्जी आइगन फंक्शंस के टर्म में अब हमें नहीं सोचना है, दूसरे ऑपरेटर्स के आइगन फंक्शंस भी हो सकते हैं, वो भी शायद एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएंगे और आर्बिट्री फंक्शन को हम उसके टर्म में भी लिख पाएंगे। सो दिस कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम थोड़ा बात करेंगे पोजीशन स्पेस रिप्रेजेंटेशन और मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन, साथ में थोड़ा फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह की बात करेंगे। बहुत डिटेल में मैथमेटिक्स तो मैं इसकी अभी नहीं करा पाऊंगा, बट एक जनरल आइडिया आपको कि पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन और मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन, जिसका अभी तक मैंने नाम भी नहीं लिया है बट पहली बार कह रहा हूँ, मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन, दोनों क्या होते हैं, दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, वो हम यहाँ से थोड़ा मोटिवेट करके अगले लेक्चर पर जाएंगे। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर फॉर द टाइम बिंग। सो थैंक यू एवरीबॉडी।